हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इनसाइड बॉटनी में। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह। अब हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन का एक ओवरव्यू लिया था और अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, इसका मतलब है ग्लूकोज का टूटना। तो यहाँ पर ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, प्लीज़ रिमेंबर, और उसे टूटना है 2 टुकड़ों में, यानी 3 कार्बन कंपाउंड के 2 टुकड़ों में, जिसको हम लोग पायरुविक एसिड भी कहते हैं। पायरुविक एसिड बहुत सारी जगह पर आपको यहाँ पायरुवेट लिखा भी मिलेगा। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बात है। पायरुवेट उसको आयन फॉर्म में कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम एमडन मायरहॉफ पेरेनास पाथवे भी कहते हैं इन द रिगार्ड ऑफ इट्स डिस्कवरर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन में कॉमन है। लेकिन अब आप मुझसे ये पूछेंगे, तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस में एटीपी ज़्यादा कैसे बनती है? इसका जवाब आपको मिलेगा NADH से, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि इसके बाद NADH ETC में प्रवेश करता है और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ATP बनाने में हेल्प करता है। आप यह भी जानते हैं कि ETC में ऑक्सीजन ही लास्ट एक्सेप्टर होता है, तो बिना ऑक्सीजन के ETC वर्क नहीं कर पाएगी और एक NADH 3 ATP बनाने में सहायक होता है। इसी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP की संख्या ज़्यादा होती है। तो अब हम इसके प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, और ये ग्लाइकोलिसिस इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है, इसकी भी बात करेंगे हम। तो स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज, आपको पता है कि हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्टार्च की हम बात करें तो स्टार्च पहले एमाइलेज की हेल्प से ग्लूकोज में टर्न होता है और फिर हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रॉबिन्सन ईस्टर भी कहा जाता है, जबकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को न्यूबर्ग्स ईस्टर भी कहा जाता है। ये दोनों ही हेक्सोज फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटरमीडिएट्स सेल वॉल कंपोनेंट्स बनाने में बहुत यूज़फुल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टर्न होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने में अब तक 2 ATP खर्च हो चुकी हैं। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन इंटरमीडिएट्स का नाम आपने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि ये कितने यूज़फुल इंटरमीडिएट्स हैं। 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट में। यहाँ पर कोएंजाइम NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से NADH बनाएगा। ये NADH ही अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसे ऑक्सीजन मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शामिल होगा। 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट में, और ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में, और यहाँ पर हमें एक ATP बनते हुए दिखाई दे रही है। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट अगेन चेंज होगा 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में, जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करके इनोलेज की हेल्प से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की अगर हम बात करें तो अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। आपने इसको फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में जब हमने कैम प्लांट की बात की थी और C4 प्लांट्स की बात की थी, वहाँ आपने पेप के रोल को ज़रूर देखा होगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक ATP का निर्माण करते हुए पायरुवेट काइनेज की हेल्प से पायरुवेट में चेंज हो जाता है।
जो कि आपको पता है कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ये पायरुवेट नेक्स्ट स्टेप में साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया साइटोसॉल में हो रही थी, जबकि क्रेब्स साइकिल की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। तो ये पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में आपने देखा कि ग्लूकोज से कैसे पहले हेक्सोस फॉस्फेट्स बने, फिर ट्रायोस फॉस्फेट्स बने, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना और फिर पायरुवेट या पायरुविक एसिड बना। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हेक्सोस फॉस्फेट जो है वो आपको, जैसे मैंने बताया, सेल वॉल कंपोनेंट्स जैसे कि सेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंस, जाइलेंस, मैनेंस एक्सेट्रा बनाने में यूज़फुल होता है, जबकि ट्रायोस फॉस्फेट ग्लाइसरोल्स और कुछ अमीनो एसिड्स बनाता है और ये अमीनो एसिड्स लेटर ऑन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की अगर हम बात करें तो ये C4 साइकिल में तो एंटर करता ही है, इसके साथ ये फिनोलिक कंपाउंड बनाने में बहुत हेल्पफुल है। तो कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में भी ये यूज़फुल है। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइटोहार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में भी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अपना योगदान देता है। बच्चों, यहाँ पर ATP का जो निर्माण हो रहा है इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इसे किसी न किसी इंटरमीडिएट से डिराइव किया जा रहा है, जो ADP से कंबाइन करके ATP का निर्माण करता है। और आपको पता है कि ये ATP ही करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड है, जिसे यूज़ किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज वेल। क्योंकि आपको पता है कि ATP ही वो स्टोर्ड एनर्जी है जिसको कभी भी यूटिलाइज किया जा सकता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। आई होप आपने ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से समझ लिया है। एक बार फिर से ग्लाइकोलिसिस को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।